बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर डिस्कस करेंगे फ्रॉम पॉइंट 5th। इससे पहले के पॉइंट की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 5th पॉइंट देखते हैं। द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नॉट एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी। इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट चार्ज हैज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट। चार्ज इज स्केलर। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों चार्ज की? किसी बॉडी पर अगर डिफरेंट चार्जेस लाए जाते हैं, सपोज एक चार्ज है उस पर Q1, दूसरा चार्ज है -Q2, इसी तरीके से चार्ज है Q3, तो इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा Q नेट वो किसके इक्वल होगा? Q1 -Q2 प्लस Q3। अब ये क्या है, किस तरीके से हमने ऐड किया है बच्चों? ये है अलजेब्रिक सम। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, दैट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कि जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उन सबको हमें ऐड कर देना है। किस तरीके से? उनका अलजेब्रिक सम लेना है, मींस विद साइन इनको ऐड कर देना है। लेकिन ये जो हमने इस तरीके से ऐड किया, इट इज नॉट एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी कि बस हाँ इनको ऐड करना था, इतना इजी नहीं है ये। इसका एक्सप्लेनेशन है। क्या रीजन है इसका? इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट चार्ज हैज नो डायरेक्शन। मीन्स जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ चार्जेस का अलजेब्रिक सम लिया गया। तो ये 5th पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये कोई ऐसे ऑब्वियस प्रॉपर्टी नहीं है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्जेस का अलजेब्रिक सम लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। तो 6 पॉइंट देखते हैं हम। चार्ज इज नॉट ओनली अ स्केलर और इनवेरिएंट अंडर रोटेशन, इट इज ऑल्सो इनवेरिएंट फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मींस इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो अब इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है अंडर रोटेशन। ठीक है, तो चार्ज को अगर रोटेट कराते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जितने कूलम का चार्ज है उतना ही चार्ज रहता है। इट इज ऑल्सो इनवेरिएंट फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन। तो जैसे हमने कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, उसमें कोई एक चार्ज ले लिया है, कुछ इसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का, तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें, सपोज थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया कि ये एक्स एक्सिस इधर था, अब इधर आ गया, ये वाई एक्सिस था, अब इधर आ गया वाई एक्सिस, तो थीटा एंगल से इसको रोटेट करने पर इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जितने कूलम का था उतने ही कूलम रहेगा। ठीक है, तो ये चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, इनवेरिएंट रहता है अंडर रोटेशन एंड फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन। तो चार्ज अगर मोशन में है तो भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, रोटेशन में है तो भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बिल्कुल जैसे मास चेंज नहीं होता है, कि मास भी अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती, टेम्परेचर की वैल्यू भी चेंज नहीं होती। ये सभी वो स्केलर क्वांटिटी हैं जो इनवेरिएंट रहती हैं अंडर रोटेशन एंड ऑल्सो फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी स्केलर। तो जैसे अभी हमने बात की कि जो मास है, टेम्परेचर है या चार्ज है, ये सभी कांस्टेंट रहते हैं अंडर रोटेशन एंड फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन, पर सभी स्केलर क्वांटिटीज के साथ ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर अंडर रोटेशन बट इट इज नॉट इनवेरिएंट फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू चेंज भी नहीं होती अंडर रोटेशन। ठीक है, जो अमाउंट है एनर्जी का वही रहता है, रोटेशन में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? K इज इक्वल टू हाफ mv²। इसमें v क्या है? वेलोसिटी। और हमें पता है कि v ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मींस रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। तो
फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस पॉइंट में हमें क्या समझ में आया कि कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं अंडर रोटेशन एंड फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन, लेकिन कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो अंडर रोटेशन तो कांस्टेंट होती हैं, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन वो चेंज हो जाती हैं, इनवेरिएंट नहीं होती। तो ये 6 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब 7th पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये 6 पॉइंट से ही रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये हमें सबको पता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है, मींस चार्जेस डेवलप इन पेयर। तो या एक रॉड है, इसको एक बॉल के साथ ऐसे रब किया, तो इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज आया है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, मींस जो टोटल चार्ज है वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। और ऐसा ही हमेशा होगा कि पूरे यूनिवर्स पर जो टोटल चार्ज है वो क्या है? 0। मींस कहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो उसके इक्वल ही कहीं नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होगा, और इस तरीके से टोटल चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, क्योंकि चार्ज अपने आप क्रिएट नहीं हो सकता, ये बस ट्रांसफर हो सकता है वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, मींस चार्ज ट्रांसफर होता है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज आ गया बॉडी पर, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बोली जाती है। तो अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ टोटल चार्ज है बच्चों, ये प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर या वेक्टर होने से, मींस कंजर्वेशन का स्केलर वेक्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। कंजर्वेशन स्केलर क्वांटिटी का भी हो सकता है और वेक्टर क्वांटिटी का भी हो सकता है। कंजर्वेशन रिफर्स टू इनवेरिएंस इन टाइम इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो बोला जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ फॉलो हो रहा है। कंजर्वेशन refers to invariance in time in a given frame of reference, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहती है, टाइम के बीत जाने पर भी टाइम पास होता जा रहा है लेकिन उस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है फॉर अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अब जैसे चार्जेस की बात कर रहे हैं कि ये चार्जेस डेवलप हो गए, टोटल चार्ज कितना है? 0। अब ये टोटल चार्ज 0 ही रहे टाइम के साथ, तो बोलेंगे कि चार्ज जो है वो कंजर्व है। अ क्वांटिटी में भी स्केलर बट नॉट कंजर्व्ड। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी है चार्ज और ये कंजर्व रहता है तो सभी स्केलर क्वांटिटी ऐसे ही कंजर्वेशन लॉ फॉलो करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कंजर्व नहीं रहती फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ऑन द अदर हैंड वन कैन हैव कंजर्व वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी कंजर्व रह सकती है, ऐसा नहीं है कि बस स्केलर क्वांटिटी ही कंजर्व रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सब कंजर्व रहते हैं। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और कोई टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। 8th पॉइंट देखते हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक अनएक्सप्लेन्ड लॉ ऑफ नेचर। Interestingly, there is no analogous law on quantization of mass. Quantization of electric charge, ये थर्ड प्रॉपर्टी आ गई चार्ज की, कि चार्ज जो ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल की फॉर्म में होगा। मींस एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये जो n है इस n की वैल्यू 1 2 3 से लेकर कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर हम प्लस माइनस ये साइन और लगा देते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मतलब जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं
उस पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस एन ई, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उस पर प्लस एन ई का चार्ज आ जाएगा। तो जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में है, मीन्स एन की वैल्यूज रखते जाएंगे तो टोटल चार्ज आता जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक बेसिक लॉ है। बेसिक से मतलब होता है कि जिसको और आगे एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, कि ये फंडामेंटल वैल्यू हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज ट्रांसफर होगा। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर कि इस तरह का कोई क्वांटाइजेशन मास का नहीं होता कि मास इस तरीके से ऐसे ट्रांसफर होता है, उसकी कोई बेसिक ऐसे यूनिट ले ली जाए, जैसे यहाँ चार्ज के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन, ऐसे मास के लिए नहीं है कुछ भी। तो देयर इज नो एनालॉगस लॉ ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ मास। 9th पॉइंट देखते हैं हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल शुड नॉट बी रिगार्डेड एज ऑब्वियस और इक्वेटेड विद द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, कब अप्लाई करते हैं इसको हम, जैसे एक से ज्यादा चार्जेस हैं, सपोज 3 चार्जेस हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। तो सपोज हमें Q1 पर फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू Q2 एंड Q3। तो ऐसी कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया जाएगा, और पहले Q2 ने Q1 पे कितना फोर्स लगाया, सपोज ये फोर्स है 1 पर 2 ने जो फोर्स लगाया, Q3 ने कितना फोर्स लगाया, सपोज ये है 1 पर 3 ने जो फोर्स लगाया, ऐसे। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो नेट फोर्स है 1 पर वो किसके इक्वल आ जाएगा, F12 प्लस F13, ये वेक्टर सम के इक्वल आ जाएगा। क्यों वेक्टर सम के इक्वल आ गया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी एक चार्ज पर फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि ये दोनों आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स Q1 पर लगने वाले नेट फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, यही इस पॉइंट में आगे बताया गया है। इट सेज 2 थिंग्स, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू another charge is unaffected by the presence of other charges, and there are no additional 3 body, 4 body, etc. forces which arises only when there are more than 2 charges. अब बच्चों 2 चार्जेस के बीच का फोर्स तो हम इजीली निकाल लेते हैं कुलाम्स लॉ से, कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है, तो F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, where R is the distance between 2 charges। लेकिन जब 2 से ज्यादा चार्जेस होते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना होता है, और उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी एक पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं चार्जेस, वो उन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स से अनअफेक्टेड रहता है, कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगता है, यही इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कोई इस तरीके से ऑब्वियस ऐसे नहीं इसको लेना चाहिए कि बस वेक्टर लॉज लिए और उनको इक्वेट कर दिया। तो ये 9th पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा।